नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और ध्यान रहे, एनटीपीसी का क्वेश्चन आप लोग को खुद देखने को मिलेगा मेरे क्लास से। जरूर आप लोग जुड़े, क्योंकि आप लोग देख भी पा रहे हैं, बहुत बच्चा कमेंट भी करता है कि हाँ यही क्वेश्चन आया था। जो करवा देते हैं उसके बाद के, मतलब हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर रहता है। और प्रीवियस ईयर जैसा कि आप लोग को पता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिएगा क्या है। आप अभी 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। अभी के नाम का जो लड़का है उसका 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल है। 8 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 8 मीटर। ओके, आगे। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है, उसी चाल से दौड़ रहा है तो आविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 24 मिनट में कितने किलोमीटर, सबसे पहले हम मीटर ही निकाल लेते हैं, फिर किलोमीटर में बदल लेंगे। अब देखिए दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल क्या है, चाल तो दिया हुआ है 8 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना बोल रहा है, समय बोल रहा है हमारा, समय बोल रहा है 24 मिनट। क्या बोल रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना, समय के बारे में बोला 24 मिनट है। अब देखिए ये तो सेकंड में है, और जबकि ये क्या है, मिनट में है। तो मिनट को घंटा बना दे, सेकंड बना देते हैं, क्योंकि ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो मिनट को सेकंड बनाने के 60 से गुना करेंगे, सेकंड बन जाएगा। अब जो ये दूरी दूरी निकल गया, ये जो दूरी हमारा है वो किस चीज में है, तो ध्यान रहे कि दूरी मीटर में है। क्यों मीटर में है, क्योंकि यहाँ जो गिवन था मीटर प्रति सेकंड में दिया था, चाल चाल मीटर प्रति सेकंड में था। ठीक है, सेकंड तो बन गया, ये मीटर, ये सेकंड बना दिए, और ये था मीटर में, तो 8 से गुना किए तो बन गया ये दूरी। लेकिन क्या बना, मीटर में। लेकिन क्वेश्चन बोला है किलोमीटर में। क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1000 से जैसे भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इकाई अंक से सॉल्व करते हैं। सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। तो 6 चौको 24, 24 का इकाई अंक 2, 24 का इकाई अंक 4, और 4 8 32, 32 का इकाई अंक 2। 2 इकाई अंक इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका इकाई अंक 2 है। आप लोग देख सकते हैं इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो मेरा यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशमलव है क्यों 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 को जीरो से भाग भी करना था। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको गुना कीजिए, उतना आ जाएगा। तो गुना करने का कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्य निकालना है मेन। तो सिंपल माध्य क्या होता है, देखिए ये जो होता है वो एक्स होता है। अगर रेंज नहीं दिया हुआ है तो एक्स है, रेंज दिया रहता तो हम एक्स फिर निकालते। क्या करते हैं, जैसे मान दिया रहता है 120 से 140, तो क्या करते, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते। ठीक है, तो वो एक्स निकलता है। लेकिन यहाँ पे एक्स हमें सिर्फ दिया हुआ है यही, और व्यक्तियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ व्यक्तियों की संख्या फ्रीक्वेंसी एफ देगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में एफ लिख देते हैं। क्या होता है माध्य, अगर सिंपल तरीका से ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका से देखिए पहले क्या होता है। माध्य बराबर होता है, फॉर्मूला होता पता होगा आपको, माध्य माध्य कैसे लिखते हैं, बार सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका मतलब है कि पहले हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ कितना है, देख लेते हैं सिग्मा एफ कितना, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 2 20। तो नीचे में तो 20 आ गया। ऊपर का हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना, 12, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 तिया 36 360। इसको गुना करेंगे तो 13 चौके 52 520। इसको गुना करेंगे 14 25 70 700, 15 छके 90 900, 16 दूना 32 220। ठीक है, अब देखिए जो आसान है इसीलिए इसी तरीका से बता दिया आप लोगों को। 9 7 16, 1600 300 1900, 1900 19 5 2400, 24 3 2700, 27 80 80 20 100, 27 1 2800, कितना हो गया ये 2800 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से सॉल्व कर, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140। इसका जो माध्य हो जाएगा वो ऑप्शन बी 140 है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप लोग को लगता है नहीं हम इतना नहीं गुना भाग करेंगे, छोटा सा था, आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है नहीं, तो अपने मन से, जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे, जो मन करे वो माध्य बना मान लेना है, उस तरीके से बना सकते हैं। उसमें भी आप लोग कौन से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस तरीका से अगर सीखना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम बता देंगे। ठीक है, बता ही देते हैं उस तरीका से भी। ठीक है, इसको साइड करते हैं, ये तरीका तो है ही। अब दूसरा तरीका अगर कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है तो सीखे, ट्रिक वाला तरीका। ठीक है, अब राजा हट।
ठीक है, हमारा क्या है, इसमें से जो मन करे वो माध्य मान लीजिए। अब ऑप्शन में देखिए इसी के आसपास माध्य दिया, मतलब यही इसी के आसपास आंसर हुआ। मेरा मन किया 160 मानने का, मान सकते हैं, लेकिन 160 लास्ट में, हम हमेशा कोशिश करते हैं बीच वाला मानने का। आप बोलिएगा बीच वाला मानेंगे तो आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो ठीक है, आपका मन है 130 मानने का तो 130 मान लीजिए, या किसी का मन है 150 तो 150 मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि इसका माध्य कितना है, 150। इस क्वेश्चन में अब सेकंड तरीका बता रहे हैं कि मान लिए इसका माध्य जो है, माध्य कितना मान लिए 150। लेकिन ये गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, चेक करते हैं। 150 तो यहाँ होना चाहिए, माने 150, लेकिन है कितना यहाँ पे, 30 है। 130 कितना कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारा 30 कम है। कितना कम है, 30 कम। 30 कम है, आप लोग को दिख रहा होगा होना। 120 तो वहाँ था, मान लिए 150, हम मान लिए 30 अधिक, तो 30 यहाँ पे हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे, या फिर हाँ ठीक है 30 कम करना पड़ेगा। यहाँ देखे तो क्या 20 कम करना पड़ेगा। यहाँ में देखे तो यहाँ पे हमें 10 कम करना पड़ेगा। और यहाँ का बात करें तो यहाँ पे 10, यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि 150 तो माने ही है। और यहाँ का बात करें तो यहाँ 10 अधिक करना पड़ेगा। अब ओवरऑल देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 30 कम कितना पर, 3 गो पर, टोटल 90 का कमी होगा। यहाँ पे 20 का कमी 4 गो पर, टोटल 80 का कमी होगा। टोटल 50 का कमी होगा। यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ टोटल 20 का अधिक करना पड़ेगा। आप सबको इस प्लस में है, सभी को अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 9 8 17, 170 और 20 कितना हो जाएगा, 170 5 220, 220 में प्लस 20 हो गया, माइनस कितना आ गया, -200 आ गया। लेकिन ये क्या गो का एवरेज है, ये है 20 गो का। देख सकते हैं आप लोग, इसका फ्रीक्वेंसी देखिए, बाद में क्या 4 जोड़ लेंगे सभी को तो 20 आ रहा है, 20 गो का ये है। तो सभी में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 10। मतलब ओवरऑल जो है हमको 10 कम मानना चाहिए, हम अधिक मान लिए थे, 10 कम मानना है हमें। 10 कम मानेंगे तो कितना मानना पड़ेगा हमें, माध्य ओरिजिनल माध्य कितना होगा इस क्वेश्चन का, 140 होगा। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। -10 आया तो -10 इसमें माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर मिल गया। उम्मीद करते हैं समझ में ये क्वेश्चन भी आया होगा, दोनों तरीका हम समझा दिए हैं। आप इस प्रैक्टिस कीजिए तो और ज्यादा ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। हाँ, इस तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 5 वर्ष बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। 5 वर्ष बाद का कहानी बोल रहा है। अच्छा, 3/5 का मतलब क्या हुआ, अगर समझिएगा तो 3/5, ये 5 वर्ष बाद का कहानी है। ये मयंक है और ये मयंक के फादर जी हैं। ठीक है, यहाँ बोला है कि 5 वर्ष बाद मयंक की आयु उसके पिता का 3/5 है। तो पिता का बोला है, जिसका भी बोलेगा वो नीचे वाला होगा। मतलब अगर पिता 5 है तो मयंक इसका 3/5 है, तो पिता का 3/5, तो देखिए कितना हो जाएगा, मयंक का आयु 3। काहे माने समझ में आया, देखिए नीचे वाला पिता का इसलिए माने काटने में आसानी होगा। 3/5 बोल रहा था, हम पिता का मान लिए 5, क्योंकि क्वेश्चन बोला है पिता का 3/5, पिता की आयु का 3/5। तो पिता का 5 माने तो 5 मान लिए, जैसे ही माने पिता का मतलब गुना, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा मयंक का आयु। इतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, 3/5 था तो पिता का अगर 5 है तो पुत्र का कितना ऊपर वाला होगा, 3। ठीक है, डायरेक्टली या तो समझाने के लिए काटे। लेकिन ये है 5 साल बाद का कहानी, प्रेजेंट में कुछ और होगा। ये देखिए प्रेजेंट में क्या है नहीं पता है, ये प्रेजेंट से 5 साल यहाँ भी बाद है, और प्रेजेंट से 5 साल बाद का कहानी है। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये प्रेजेंट का था। 5 साल पहले भी उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। 5 साल पहले देखिए, यहाँ से प्रेजेंट से, ये हम प्रेजेंट का बॉक्स बनाते, जरूरी नहीं था इतना करने का। प्रेजेंट से 5 साल पहले तो 5 माइनस करेंगे, प्रेजेंट से 5 साल पहले तो 5 माइनस करेंगे, तब जो उसका अनुपात था 2:3 था। कितना, 2:5, सॉरी 2:5 है। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन से अगर बनाना चाहे तो मयंक का अगर वर्तमान आयु देखे तो कितना 2 अनुपात में होगा, 2 से भाग लगना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए। 2 से भाग कब लगेगा, जब 5 घटा देंगे तब। अगर हम मानते हैं ऑप्शन के अनुसार कि मयंक का अनुमानी, मयंक का आयु हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है कि मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में मयंक की वर्तमान आयु। तो इसी चारों में से कोई एक होगा। अगर हम मान लेते हैं पहला मयंक का वर्तमान आयु ऑप्शन ए, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, अगर 5 साल पहले 2 से भाग लगना चाहिए, 5 कम कम करेंगे तो 12 हो जाएगा, बिल्कुल लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर 5 अधिक करेंगे 3 से लगना चाहिए, तो 17 और 5 22 नहीं लगेगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। 5 कम करेंगे तो 8 लग जाएगा, 5 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त लग रहा है। 5 अधिक करेंगे 18, ये आंसर हो सकता है। आगे 5 कम करेंगे तो 2 से लग जाएगा, 5 अधिक करेंगे तो 3 से नहीं लगेगा, गलत। 5 कम करेंगे तो हो जाएगा ये 14, 5 19, 14 नहीं लगे, 2 से लग जाएगा। और 5 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 3 से भी लग जाएगा, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। अब दोनों में से टिक कौन सा करे, इसके लिए देखिए बनाना पड़ गया, इसलिए ऑप्शन पे यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे ना।
अब हमें इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट आयु मयंक का, अब देखिए मयंक का यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर है, मयंक का बोले या उसके फादर का बोले तो 5 साल तो यहाँ से प्रेजेंट जाने में लगेगा। अब प्रेजेंट से फिर आगे बढ़ने में कौन सा लगेगा, मतलब ओवरऑल बोले यहाँ से आगे तक का क्या है, 5 साल पहले से लेके 5 साल बाद तक का वो 10 साल का आगे बढ़ गया है। कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक में 10 साल बढ़ गया है। यहाँ भी कितना बढ़ गया है, 10 साल बढ़ गया। दोनों साइड तो बराबर बढ़ा है, अनुपात में क्या बराबर बढ़ा है उसको चेक कर लेना है। अनुपात में देखते हैं, ये 2 से 3 हो गया, एक बढ़ा है, 5 से 5 रह गया, ना ना नहीं, अनुपात बराबर नहीं है, तो अनुपात को यहाँ इक्वल करते हैं। तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो इसमें हम 2 का गुना कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ 3 का अंतर था, तो इसमें भी हम 3 का गुना करेंगे, इसमें भी 3 का। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, हो गया होगा 3 तिया 9, 2 दूना 4, कितना 5 का, 5 बढ़ गया है। ये भी 10 से हो गया है 15, 5 बढ़ गया है। अब देखिए अनुपात में 5 बढ़ा है, एक्चुअल में 10 साल हम लोग निकाले हैं। काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 2, कितना 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो 5 साल पहले 4 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 2, तो 5 साल पहले 4 अनुपात में, 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 8, मतलब 5 साल पहले 8 साल का, तो अभी कितने साल का मयंक होगा, 13 साल का। आंसर हो गया, ऊपर से ही निकाल लिए। किसी का मन होगा नीचे से निकालने का, देखो 1 अनुपात का मान 2 और 5 साल बाद मयंक कितने साल का है, 9 अनुपात का। 1 अनुपात का मान 2 तो 9 अनुपात का मान 9 दूना 18 और 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो जिस भी तरीका से मैंने निकाल सकते हैं। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। तो मयंक की वर्तमान आयु क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो मयंक की वर्तमान आयु हम लोग निकालनी है, वो कितना आ गया है मयंक की वर्तमान आयु, तो मयंक की जो वर्तमान आयु है वो 13 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही बेहतरीन है। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन के थ्रू बनाना है या ऐसे ही, चलिए ऑप्शन के थ्रू भी बना लेंगे, ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। चालू है ना वीडियो, हाँ ठीक है। 1980 में बेचा तो 10% का हानि हुआ, 10% का हानि हो गया कब, जब 1980 में बेचा। अच्छा कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है अपने आप में कितना होता है, तो आप बोलिएगा 100 होता है। वो कितना में बेचा है, 10% का हानि हो गया, मतलब कितना में बेचा होगा, 90% में, ठीक है। प्रतिशत में तो 90 में बेचा होगा, ओरिजिनल में कितना में बेचा है, 1980 में बेचा है, तो इसका रुपये में जो वैल्यू है 1980 है, ठीक है। हम यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे कटेगा ये क्या, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 1% का जो मान आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये ना, 22। हमसे क्वेश्चन पूछा था किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 15% लाभ लेने के लिए। अब देखिए कोई चीज 100% का है, 15% लाभ लेना चाहेगा तो कितना में बेचेगा, 115% में। मतलब हमें क्या करना है, 115% का मान ज्ञात करना है। 1% का मान इतना, तो 115 का क्या करेंगे, 22 में गुना कर देंगे 115 से। जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा आंसर होगा 115 दूना 230 के 0, बाकी 33 है, 230 60, 260 262, कितना आ जाएगा 262, 26 20 ये हमारा आंसर तो गलत नहीं, गुना में तो कहीं गलती नहीं हुआ है, एक बार हम गुना कर लेते हैं, हो सकता है इतना है, 15 को हम 2 से कर लेते हैं, 11 से ही कर लेते हैं, फिर 2 गुना 22 से ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 15 दूना 230, इधर भी लिख देंगे 230, जोड़ेंगे तो 0 3 5 और 2, अच्छा गलती हो गया ना उस समय, 25 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 30, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25 30 आ जाएगा। 25 30 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा, या फिर मतलब ऑप्शन के थ्रू ही समझाते हैं, समझिएगा। बोल रहा है कि 15% लाभ लेने के लिए किस रेट में उसको बेचा जाना चाहिए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, सेकंड मेथड है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 3/20 होता है। इसका मतलब अगर उस वस्तु का दाम सीपी अगर 20 है, तो वह चाहता है कि 15 उसका 15% मतलब 3 रुपया का लाभ लेके उसको कितना में बेच दे, 23 में बेच दे। मतलब जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, जो आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल। अब बोलिएगा 23 का मल्टीपल चेक करना थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल कठिन है, लेकिन यहाँ से दिख रहा था इसका मल्टीपल है, लेकिन यहाँ से भी मानिए कठिन अगर लग रहा है तो ये देखिए, अगर तो इसका मल्टीपल तो आंसर होगा ही होगा। लेकिन दूसरा तरीका अगर देखना चाहते हैं, और ये सीपीएसपी क्या चाह रहा है, वो
20 का चीज 23 में बेचना, कितना 20 का चीज 23 में बेचना, और उसको 10% का हानि हो रहा है कितना बेचने पर। अच्छा 10% का हानि हो रहा होगा तो सीपी कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, मतलब 10 का चीज 9 में बेच रहा होगा ना, 9 में बेच रहा होगा, तो 20 का चीज कितना में बेचेगा 18 में बेचेगा, दुगुना कर दिए। तो 20 अगर सीपी लेते हैं तो अगर पहले बेचता था तो 20 का चीज कितना बेच रहा होगा, ये 18 SP1 पहलुकवा SP जो है 18, ठीक है। इसका मान हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मान कितना दिया हुआ है 1980 दिया हुआ है। कितना गुना दिया हुआ है ऐसे देख सकते हैं, इस 11 गुना है क्या, 11 18, हाँ 11 11 18 जीरो 110 गुना है, ये भी हो जाएगा कितना 110 गुना आंसर। 110, 3 3 2 5, 3 का 3 लिखे, 3 2 5 लिखे, और फिर 2 का 2 लिख देंगे 0, 2530। इस तरीका से भी मतलब अगर गणित आता है, ट्रिक आता है, सभी चीज पता है तो हम लोग जिस प्रकार से मन, जिस तरीके से मन, उस तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द और कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। अभी देखिए ये तरीका बता दिए, ये भी आसान था, ये भी फिर बता दिए उस, ठीक है, क्योंकि 23 से भाग लगना आप लोग को हो सकता था कि मुश्किल लगे, 23 से भाग हम कहाँ खोजने जाए, क्या करने जाए, तो उस कंडीशन में आप लोग इस तरीका को बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। इनकम, आय और व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, इसका जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, वो दिया हुआ है 9:5। कितना है 9:5 दिया हुआ है। ओके आगे, यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब कोई आदमी कमाता है, इनकम है 9 रुपये, 9 अनुपात में, या फिर 9 रुपया समझिए, समझने के लिए बता रहे हैं 9 रुपया, और वो खर्च कर रहा है 5 रुपया, तो उसका सेविंग कितना होगा, तो जो भी खर्च करके बचेगा वही सेविंग होगा। सेविंग कितना होगा 4 होगा, कितना सेविंग 4 होगा, तो अनुपात निकल गया सेविंग का। उसका आय क्वेश्चन में बोल रखा है, उस व्यक्ति का आय 27,000 है, मतलब इसका मान दे दिया है कितना 27,000 है उसका आय, तो कितना गुना है उसका है 9×27 3,000 गुना है, तो उसका सेविंग भी क्या हो जाएगा 3,000 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000 गुना, मतलब 4×3 = 12,000, तो उसका सेविंग जो हो जाएगा वो हमारा 12,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था उसकी बचत राशि क्या होगा, तो कर बचत राशि जो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। अगर पूछता खर्च कितना है तो खर्च में ना 3,000 से गुना कर देते, खर्च आ जाएगा 15,000। वो सभी चीज आप लोग के सामने आ जाएगा अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना रहे हैं तो, जो बोलेगा वो हम निकाल सकते हैं। अगला, 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर होगा। अब देखिए 1480, ठीक है, 1480 का 16%, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं इसको, हम सॉल्व तो करना नहीं है, ऑप्शन देख के ही लगा, इसको लिखना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे समझाना है वो कोई चीज। इसका 16% इतना का, ठीक है, 19% बताना है। अब देखिए इस प्रतिशत के खेल में क्या होता है, अगर इससे 2 निकालेंगे, इसको अगर 8% लिखेंगे तो हम इसको 2 दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 38%। अभी भी बात वही है, क्योंकि यहाँ से अगर मानी 2 का हटाए तो वहां पे दे दिए, ठीक है। तो ये सब चीज चलता है इसमें। हो सकता है कि प्रतिशत हम यहाँ नहीं लगा के प्रतिशत को यहाँ भी लगा सकते हैं, ये प्रतिशत हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, ये सभी चीज प्रतिशत में चलता है। ये सभी तरीका आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन बनाते टाइम। बात समझ में आ गया है। तो आखिर किया क्या है, तो पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है कि क्या किया है, देख सकते हैं, तो 2 इधर दे दिया है। तो क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में कर सकता था इस प्रकार से भी कि 1400 इसको लिख देता, 148 से लिखता, या कुछ भी घुमा के, या 1480%, ऑप्शन ऐसा देता इतना प्रतिशत का, इसमें 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 4% का, ये प्रतिशत हटा दिए, ये प्रतिशत यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ से प्रतिशत हटा दिए हैं, और यहाँ पे 4 से भाग के इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 19×4 = 76, 76 सिर्फ प्रतिशत नहीं 76। या फिर इसको शुरू में प्रतिशत लिखना था तो क्या करेगा, क्वेश्चन घुमाने के लिए इसको शुरू में लिख देगा, इसको बाद में। क्वेश्चन कुछ भी सेट किया जा सकता है यहाँ से, बस ये चीज समझिएगा कि ये सभी को, अब मैंने 4 यहाँ दिए, 4 यहाँ देंगे तो यहाँ 19 ही बचेगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये प्रतिशत यहाँ, तो वही चीज तो था जो पहले है, तो इसको हम इधर उधर उधर नचा सकते हैं कि इधर भी। ये चीज का अगर आप लोग को नॉलेज है, प्रतिशत का क्वेश्चन आप लोग अच्छा से डील कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपया लगता है वो कितना रुपया होता है, 125 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया है, 125 रुपया है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया हुआ है। अब व्यास कितना है, व्यास अगर 28 है तो
त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और ध्यान रहे यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर दिया है, व्यास भी मीटर में ही है। अच्छा ये बात है। हमें क्या निकाला, समतल करना है मैदान को, मानी सर्कल है इसको समतल करना है, तो क्षेत्रफल को समतल करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए ट्रिक से बना सकते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर मतलब जो भी आंसर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बोला है 22/7, 22/7 और आर कितना है 14 गुना 14 गुना एक मीटर का कितना रुपया 125, तो इतना मीटर का कितना हो जाएगा, एक 125 से गुना करेंगे। लेकिन आप लोग को नहीं करने देंगे ये, क्यों, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही देखिए 22/7 था, 7 से कटने वाला है त्रिज्या, तो देखेंगे 22 है, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 11 से भाग लगेगा। इतना नहीं करते, ये भी नहीं करते, जो भी ऑप्शन होगा उसमें 11 से भाग लगेगा। इसमें लग रहा है नहीं, इसमें देखेंगे 7×4 = 11 में से 6 गया, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 8×7 = 15, 15 में से 6 गया 9, इसमें भी भाग नहीं लग रहा है। एक ऑप्शन डी ही है जिसमें 11 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग सॉल्व कीजिए 14×2 = 28, टाइम चल जाएगा। टाइम तो हमें भेजाना नहीं है, हमें ऑप्शन के थ्रू करना था, तो ये सब देखना ही नहीं था। जैसे ही हम देखे 22/7, यहाँ पे 7 देखे और देखे त्रिज्या 14 है, तो मतलब 7×2 = 14 कट रहा है। ठीक है, पाई स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, कट ही जाएगा। तो मतलब जो भी आंसर होगा वो पाई से, मतलब 22, पाई से मतलब पाई का ऊपर जो वैल्यू होता है 22, 22 से भाग लगेगा। 22 से भाग लगने का मतलब 11 से भाग लगना चाहिए। तो 11 का नियम हम लोग जानते हैं, तो फटाफट चेक कर लेंगे। अगर 2 ऑप्शन होगा तो फिर आगे बनाएंगे, या फिर 125 वाला ऑप्शन चेक करेंगे। 125 से किसमें भाग लग रहा है, इसमें 3 जीरो था, इसमें लगता है, इसमें लगता है, उस कंडीशन में ऐसा करते। तो उसमें देखते सभी चीज का नॉलेज होना चाहिए, बस इतना बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3, 4, 5 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। 3 को संख्या निकालना है, ए संख्या मान लीजिए, दूसरा संख्या बी और तीसरा संख्या जो है सी है। इसका अनुपात है 3, अनुपात 4, अनुपात 5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका HCF कितना है, HCF जो है 7 है। अब देखिए HCF अगर मान लेते हैं संख्या x है, देखिए मानना नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि HCA क्या है, संख्या में अनुपातिक संख्या x है, तो HCF कितना होगा, सभी में क्या मिल रहा है, सभी में x मिल रहा है, तो HCF किसका हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का HCF x हो जाएगा। और ओरिजिनल में HCF दिया हुआ कितना है, HCF 7 दिया हुआ है। तो इससे क्या सीख मिला, जब भी अनुपात संख्या का दिया रहे और HCF दिया रहे, समझ जाना है संख्या हो जाएगा मेरा गुना कर देंगे डायरेक्ट HCF पे। 7 7 × 28 और ये 7×5 = 35, डायरेक्ट HCF से गुना करेंगे, एक्स उक्स नहीं मानेंगे। HCF से गुना करेंगे अनुपात में तो संख्या निकल जाएगा। तो 21, 28, 35 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है रेलवे NTPC में 2021 का प्रश्न है, स्टेज 1 में CBT 1 का ही प्रश्न है। ठीक है, तो सभी चीज इसमें मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लेवल का सभी करवा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है 9 नंबर। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। अच्छा, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य होता है उसको क्या कहते हैं, आप लोग बोलिएगा, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये जानना चाह रहा है अभाज्य संख्या की क्या वो है जी। 2 से बड़ी, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं काउंट करना है। 2 से बड़ी और 30 से कम, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 नहीं लेना है। क्वेश्चन बोला है 2 से बड़ा, क्या बोला है, बड़ा, 2 से बड़ा लेना है। तो 2 से बड़ा कितना, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, नहीं 11 है, 13 है, हमारा 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद 27 नहीं है, 29 है। ये सभी अभाज्य संख्या है। तो 3, 3, 6, 6, 3, 9, कितनी संख्या है, कुल 9 संख्या। इस कितनी संख्या पूछा है, तो कुल जो हमारा है 9 संख्या है। कितनी संख्या है, कुल 9 संख्या, जो कि आप लोग के सामने है। अगर पूछता है कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक में जो कुल अभाज्य संख्या है 25 वो है। पूछता कि 2 को छोड़, 2 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्या, तब कितना होता है, 24 गो। तब तो 2 को काउंट नहीं करते ना, 125 तो है लेकिन 2 को नहीं लेते, 2 से बड़ी बोला है, तो 24 गो हो जाता है। ठीक है, ये सभी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा तो अच्छा क्वेश्चन बना पाइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। ये सभी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन अगला, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है, ए किसी कार्य को अकेले अगर करे तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। आगे, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी करे अकेले तो उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है।
सी का भी दे दिया है, सी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में। आगे बोला है बी और सी एक साथ शुरू करता है लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देता है, तो ये शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम कितना हो जाएगा? इस तीनों का एलसीएम 90 180 आ जाएगा ना, 180 ले लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये जो है 20 दिन में 180 काम करता है। कुल काम तो इतना मान लीजिए 180 यूनिट होता है, हम समझने के लिए 180 बोल रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो 20 दिन में 180 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम? काट लीजिए, एक दिन में कितना करेगा? 9 काम। ये एक दिन में कितना करेगा? 15 12 180 12, ठीक है ना, 0 0 2 9 18, ठीक है। और ये 18 का 18, ये कितना आ जाएगा? 18 का 18 10। एक दिन में कितना काम करेगा ये? तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में कुछ और बोला है कि बी और सी जो है ना, बी और सी एक साथ शुरू तो किया, बी और सी एक साथ शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन में यही से मेन है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करता है लेकिन 4 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। बी और सी शुरू किया था, ये नहीं था इसमें। बी और सी, बी एक दिन में कितना करता है? 12, बी एक दिन में करता है 12, और सी एक दिन में करता है कितना काम? 10 यूनिट काम। तो दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा? 22 काम। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिन में कितना किया होगा? 4 दिनों का 88 काम कर चुका होगा। कितना काम कर चुका होगा? 88 काम। मतलब कुल काम तो 180 था, इसमें से बी और सी 88 काम कर लिया, तो बचा कितना काम? बचा 92 काम। इस 92 काम को किसको करना है? बोला शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? ए एक बारे में, ए तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 92 काम कितने दिन में करेगा? 9 से भाग कर देंगे तो ए का निकल जाएगा शेष काम। क्या निकल जाएगा? शेष काम का बात। तो यहाँ से भाग करेंगे तो 9 दहे 90, 10 सही 9 दहे 90 2, 10 सही कितना आ जाएगा? 2/9। 9 दिन, 10 सही 2/9 दिन का समय लगेगा इसको काम करने में। किसे किसे किसे? डी को। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, जरूर शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। जो भी क्वेश्चन है सिलेक्ट, जैसे इसका एग्जाम खत्म होता है एनटीपीसी का, तो वैसे ही आप लोगों को हम ग्रुप डी का क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे। ग्रुप डी का और एलपी का भी वैकेंसी फॉर्म फिल हो चुका है, एग्जाम होगा कुछ समय के बाद। जैसे ही उसका टेक्नीशियन का फॉर्म आ चुका है, तो ये सभी के लिए आप लोग को हम जितना भी इस साल एग्जाम हुआ है वो सभी का क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या चाहिए या नहीं। जितना भी एग्जाम हुआ है वो सभी का क्वेश्चन मिक्स करके करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।